दोस्तों नमस्कार। आज का यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की हो, एकलव्य स्कूल प्रवेश परीक्षा, प्रयास स्कूल प्रवेश परीक्षा या अभी जो वर्तमान में चल रहा है परख परीक्षा। तो सभी बच्चों के लिए यह जो वीडियो है बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो जितने भी बच्चे किसी न किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए मैं आज का यह वीडियो स्टार्ट करूं इससे पूर्व अगर आप लोग मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और कुछ जानना हो और कुछ अच्छा लगे कमेंट करने लायक तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं सबसे पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न लिखा है 25 के प्रथम 5 गुणजों के औसत में प्राप्त इकाई तथा दहाई के अंकों का गुणनफल है। देखिए कभी भी किसी क्रमगत संख्या का 25 के 5 गुणज लिखे तो क्या लिखेंगे? गुणज यानी होता है पहाड़ा, गुणज यानी पहाड़ा। तो प्रथम 5 का मतलब है 25 का शुरू से पहाड़ा लिखेंगे। तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100 और 25 पंछे 125। ये हो गया 25 के प्रथम 5 गुणज। अब कहा है कि औसत में प्राप्त, तो औसत के लिए याद रखो कभी भी क्रमगत संख्या लिखा है तो बीच वाला संख्या औसत होता है। आपको अलग से इसको जोड़कर 5 से भाग करने की जरूरत नहीं है। कभी भी क्रमगत संख्या लिखा हो, चाहे प्राकृत संख्या क्रमगत लिखा हो, सम विषम लिखा हो, ठीक है, या कोई भी संख्या का गुणज लिखा हो। गुणज यानी अभी बताया पहाड़ा। तो कभी भी औसत जानना है ना तो बीच में जो संख्या लिखा होता है, देखो इधर 2 संख्या है, इधर भी 2 संख्या, बीच में 75 लिखा है, यही औसत संख्या है। अब औसत में प्राप्त इकाई, तो 75 में इकाई क्या है? 5। दहाई, दहाई क्या है? 7। तो इकाई दहाई के अंकों का गुणनफल, तो ये इकाई है 5, ये दहाई है 7, तो इसका गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा? 7 पंचे 35। तो इकाई और दहाई के अंकों का गुणनफल क्या मिला? 35। देखो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यही बच्चों इस प्रश्न का आंसर है, ठीक। तो प्रश्न देखने से काफी कठिन लग रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जैसा प्रश्न में लिखा है वैसे करते जाना है, ठीक। 25 के प्रथम 5 गुणज लिखा है तो सीधी सी बात 25 के प्रथम 5 गुणज यानी 25 का पहाड़ा पंछे तक लिख लिया। औसत में प्राप्त लिखा है तो औसत में प्राप्त, तो औसत निकालेंगे। और औसत निकालते समय औसत से संबंधित एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी क्रमगत संख्या लिखा हो, चाहे प्राकृत हो, सम, विषम या गुणज, तो बीच वाला संख्या ही हमेशा क्या होता है? औसत। तो हम 25 का 5 गुणज लिखेंगे तो 75 बीच में मिलता है। अब उसी औसत पे प्राप्त संख्या की इकाई और दहाई का गुणा करना था, तो 7 पंचे क्या आया? 35। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर? आशा है समझ में आ गया होगा। चलो देखें अगला प्रश्न। देखो ये प्रश्न है, निम्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। इस तरह जब भी प्रश्न आता है ना तो देखना इसमें 2 आयत बने हैं। एक ये आयत है बाहर वाला, ठीक, और अंदर में एक आयत है। तो इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि ये जो रास्ता है बीच में जिसका चौड़ाई 2 मीटर दिया है, इसका क्षेत्रफल जानना है तो बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से अंदर में जो छोटा वाला आयत बना है इसका क्षेत्रफल जान जाओ तो फिर उसको घटा दो। यानी बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत के क्षेत्रफल के घटाओगे तभी इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात होता है। अब क्षेत्रफल जानने के लिए क्या चाहिए? दोनों आयत की लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो देखो क्या क्या दिया है प्रश्न में, देखो ये बड़े आयत की क्या दिया है? चौड़ाई दिया है। तो जब
छोटे आयत की चौड़ाई दिया हो तो बड़े आयत का चौड़ाई जान सकते हो, बड़े आयत का दिया हो तो छोटे का कैसे जानेंगे? बड़े का पता है देखो 9 सेंटीमीटर, रास्ता की चौड़ाई देखो कितना है 2, तो रास्ता की चौड़ाई का डबल करके घटा दो। देखो क्यों? क्योंकि यहाँ भी देखो 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक तो 9 है, क्योंकि ये भी 9 है। बना ना, देखो एक आयत बना, तो आमने सामने भुजा आयत में बराबर होता है। तो लेकिन ये यहाँ से 2 कम हो गया, यहाँ से 2 कम हो गया, तो 9 में 4 कम हो गया, तो कितना है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक, क्या करना, हमेशा बड़े आयत की चौड़ाई दिया है, छोटे का नहीं पता, तो रास्ते की चौड़ाई का डबल करके, यानी 2 है तो 4 करके घटा दो, मिल जाता है। अब देखो यहाँ ना तो छोटे आयत की लंबाई पता है ना बड़े आयत की लंबाई पता है, लेकिन ये जो अंदर में छोटा आयत है इसका विकर्ण पता है। और जब देखो विकर्ण पता है मतलब ये समकोण त्रिभुज बना, और समकोण त्रिभुज में किसी भी भुजा का मान जानना है तो क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। सिंपल सा बात, ये लंब है, ये वाला भुजा क्या है? लंब है, और ये क्या है? आधार है। आधार जानना है, आधार जानना है तो सूत्र क्या कहता है? ये आधार बराबर होता है कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग। कर्ण कितना है? देखो 13, तो 13 का वर्ग करेंगे, और लंब कितना मिला 5, तो 5 का वर्ग, इसका वर्गमूल है। ठीक, 13 का वर्ग होता है 169 और 5 का वर्ग होता है 25, दोनों को घटाए कितना मिला 144, 144 का वर्गमूल होता है 12। इस तरह आधार बराबर मिला 12, कितना मिल गया 12 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। ठीक, अब देखो हमको यहाँ पर अंदर का जो आयत है उसका लंबाई पता चल गया, चौड़ाई भी पता चल गया, तो अंदर का अगर लंबाई पता चल गया तो बाहर का लंबाई जानना है तो रास्ते की चौड़ाई के दुगुना जोड़ दो। तो अंदर का देखो 12 मिला, तो बाहर का क्या मिलेगा? रास्ता 2 मीटर चौड़ा है, तो 2 का डबल जोड़ेंगे, 2 दूनी 4, कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। इस तरह बाहर का लंबाई पता चल गया 16 सेंटीमीटर और अंदर का 12। आप तुरंत निकाल सकते हैं, कैसे? चलो देखो, यहाँ लिख लेते हैं पहले, ये 5 था, ये 12, ये 16। अब देखो दोनों का लंबाई चौड़ाई पता चल गया ना, बस सिंपल सा है। क्या है इसका क्षेत्रफल? 16 निया 144। अंदर का देखो लंबाई चौड़ाई पता चल गया 12 और 5, तो 12 पंचे 60, घटाओ क्या आएगा? 14 में से 6 गया 8, यानी 84 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इस ये जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल। क्लियर? हमने क्या किया? सबसे पहली बात, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा दिमाग में ये रहना चाहिए कि इसमें 2 आयत हैं और दोनों आयत का क्षेत्रफल हमको जानना है, और क्षेत्रफल हम तभी जान सकते हैं जब दोनों आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात हो जाए। ज्ञात नहीं है तो फिर उसको ज्ञात करना है, ज्ञात करने के बाद ही आप क्षेत्रफल जान सकते हो। ठीक है, तो ज्ञात करने के बाद फिर क्षेत्रफल निकाल लो, फिर बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा दो, वही उसका आंसर होता है। देखो ऑप्शन बी में ये दिया हुआ है। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखिए अगला प्रश्न। रमेश एक गाय को 10,000 रुपये में खरीद कर 12,500 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत है। देखो लाभ प्रतिशत जानने से पहले लाभ क्या होता है उसके बारे में जानो। लाभ किसे कहते हैं? सीधी सीधी परिभाषा है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर को बोला जाता है लाभ। तो अगर आपको लाभ जानना है तो विक्रय मूल्य कितना है किसी वस्तु का और उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी उस वस्तु को बेचा कितना में और खरीदा कितना में, ये दोनों पता ना हो तब तक आप लाभ नहीं बता सकते। तो लाभ का सीधा सीधा परिभाषा क्या? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर को लाभ कहते हैं। ये परिभाषा भी याद रख लीजिए, जहां विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से अधिक होता है। ये हो गया शर्त। क्लियर? प्रश्न में पूछा है लाभ प्रतिशत,
तो सबसे पहले लाभ निकालोगे, उसके बाद लाभ प्रतिशत। देखो गाय को बेचा कितना में, 12,500, खरीदा कितना में था, 10,000 रुपये। ये लिखा है ना सूत्र, क्या कह रहा है, बेचा उसमें से खरीदा को घटाओ, तो 12,500 में बेचा, 10,000 में खरीदा था, घटा देते हैं रे भाई, तभी तो पता चलेगा क्या मिला, 2500। तो ये हो गया लाभ। लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्या करते हैं, लाभ लिखना है अंश में, क्रय मूल्य कितना है 10,000 रुपये, वो लिखेंगे, फिर 100% से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। देखो 2 शून्य ऊपर, 2 शून्य नीचे कर गया, ऊपर और देखो 2 शून्य है और 2 शून्य नीचे कर गया, नीचे क्या बचा, 1, जिसे लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बचा ऊपर, 25, और यहाँ क्या है प्रतिशत, यानी 25% हो गया लाभ। इसका सही आंसर देखो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर। प्रश्न पढ़ते हैं, वह कौन सी संख्या है जो 2, 6 और 4 तीनों संख्याओं का गुणज नहीं है। गुणज नहीं है मतलब 2, 6, 4 ये तीनों संख्या से उसे भाग करें तो शेषफल 0 नहीं आएगा। दूसरी भाषा में कहें तो 2, 6, 4 तीनों के पहाड़ा में नहीं आता। गुणज माने क्या है, उसका पहाड़ा, यानी 2 के पहाड़ा में, 6 के पहाड़ा में 4, ये तीनों के पहाड़ा में नहीं आता ना। 2 के पहाड़ा में तो आ जाएगा, 6 के पहाड़ा में आ जाएगा कोई संख्या, कोई 4 के पहाड़ा में आ जाएगा, लेकिन जो तीनों संख्याओं के पहाड़ा में नहीं आता, हमें वो संख्या ये 4 ऑप्शन में से ढूंढना है। कैसे ढूंढे, सिंपल, इन तीनों का विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए, फिर आप आसानी से सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। देखो 2 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, संख्या अगर सम संख्या है तो 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा ही। तो इकाई में 6 है मतलब ये भी सम संख्या है, ये भी है, 0 इकाई वाला भी सम संख्या होता है, 4 इकाई वाला भी सम संख्या होता है। 2 से ये चारों संख्या विभाजित हो जाएगा, या कहें कि चारों संख्या 2 का गुणज है। क्यों, क्योंकि चारों सम संख्या है। 4 कब देखते हैं, 4 का नियम कहता है कि इकाई दहाई के अंकों से बना हुआ जो संख्या है वो अगर 4 से विभाजित हो गया तो समझ जाओ पूरा संख्या हो जाता है। तो देखो 96 को अगर 4 से विभाजित करें तो सिंपल है, 4 दूनी 8, बचा 1, उतारे 6, 4 चौक 16, यानी 4 से इकाई दहाई के अंकों से जो बनी संख्या वो 4 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब 396 भी 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, इसमें भी वही 96 है तो 96 तो विभाजित हो रहा है, इसका मतलब भी हो जाएगा। 64 भी 4 से विभाजित हो जाता है, देखो कैसे, 4 1 कम 4, बचा 2, उतारे 4, 4 छक्का 24, मतलब यह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगा। और 4 की विभाज्यता का नियम एक और है कि किसी भी संख्या की इकाई दहाई में 0 है तो वह भी 4 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो ये भी चला जाएगा, यानी चारों संख्या 4 से भी चला गया। क्या देखना है, केवल 6 की विभाज्यता का नियम। तो 6 की विभाज्यता का नियम कैसे जानते हैं, देखो 6 को अगर गुणनफल में तोड़ें तो 2 गुणित 3 होता है, यानी जो संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो वही संख्या 6 से विभाजित होगा। तो 2 का नियम तो देख लिए हैं, सभी सम संख्या माने 2 से विभाजित होगा ही। 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंकों का योगफल करके देखो, तो देखो 3 9 12, 12 6 18, तो 18 3 से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब यह संख्या भी विभाजित हो जाएगी। इसको देखें 6 9 15, 15 6 21, तो 21 3 से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब 696 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। इसको जो है 6 6 12, 12 4 16, तो 16 3 से विभाजित नहीं होता, इसका मतलब ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये 2 और 4 से तो विभाजित हो रहा है लेकिन 6 से विभाजित नहीं हो रहा है। अब प्रश्न कह रहा है तीनों संख्याओं का गुणज नहीं है, तो ये 2 और 4 का तो गुणज है ये ऑप्शन, लेकिन 6 का गुणज नहीं है। क्लियर, तो आशा समझ में आ गया होगा। चलो देखिए
अगला प्रश्न, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 132 अंश है, इसका तीसरा कोण क्या है? देखो, अगर आप लोग अच्छे से जानते होंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तीनों कोणों का, कोण 1, कोण 2 और कोण 3, कुल 3 कोण होते हैं, तो तीनों का योग होता है 180। अब दो कोण का योग हमको दिया है 132। अब हमको ये कोण तीसरा का मान पता नहीं, तो क्या करेंगे भाई? कोण 3 जानना है तो 132 को पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ प्लस में है वो माइनस हो जाता है पक्षांतर करने पर। क्या आएगा उत्तर? सिंपल सा, ये 0 में से 2 नहीं घटा सकते ना, तो इसमें ले लो ना भाई। 10 में से 2 गया 8, 7 बचा है, 7 में से 3 गया 4 और 1 में से 1 गया 0, 48। कितना आया? 48। देखो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर? तो यही बच्चों इसका आंसर है। क्या किया हमने? सिंपल सा है, जब भी ऐसा प्रश्न आता है, ठीक, दो कोणों का योग दिया है और तीसरा कोण जानना है, तो तुरंत 180 में से जो दो कोण का योगफल दिया है उसको घटा दो। क्या करो? घटा दो, उत्तर आ जाता है। तो ये 48 अंश बच्चों इसका सही उत्तर है। क्लियर? अगला देखें, अंकों 9, 0, 8 तथा 5 का प्रयोग कर 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर। बहुत सरल है। क्या क्या अंक दिया है? 9 है, 0 है, 8 है, 5 है। 4 अंक हमारे सामने है। बस इसका प्रयोग करके पहले बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने का नियम होता है, बड़ा मान वाला अंक शुरू, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। देखो हमने घटते क्रम में अंकों को लिख दिया। अब छोटी से छोटी संख्या बनाना है, इन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करते हैं। तो छोटी से छोटी संख्या बनाते समय थोड़ा ध्यान से बनाते हैं। कैसे? 0 अगर है अंक में, तो 0 हमेशा बाएं से दाएं लिखते समय सबसे पहले 0 को दूसरे नंबर पर लिखेंगे। शुरू में 0 से बड़ा कौन है? देखो इसमें 0 से बड़ा 5 है, 5 शुरू में लिखा है। 5 के बाद 0 हमेशा दूसरा नंबर। ठीक, अब देखो इसमें बढ़ते क्रम में लिखना रहता है, छोटी संख्या बनाएगा। तो 5 से बड़ा कौन है? इसमें 8 है, और 8 से बड़ा देखो 9। बस इन्हीं 4 अंकों से ही हमने सबसे छोटी संख्या बना लिया। क्या करना है? अंतर घटाओ। 0 में से 9 नहीं घट सकता ना, इसमें से ले लो ना भाई। 10 बन गया, 10 में से 9 गया 1। अब ये 4 बचा है, तो 4 में से 8 नहीं घटा सकते, तो इसको इसमें से लो। 7 बचा, इसके पास 1 गया, कितना हुआ? 14, 14 में से 8 गया 6। अब ये 7 में से 0 जाएगा तो 7 पूरा बचेगा। 9 में से 5 गया तो 4, 4761। देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर? तो यही बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्लियर? तो इसमें कठिनाई केवल ये है, बड़ी से बड़ी संख्या बनाना बहुत सरल है, बड़े अंक को फिर घटते क्रम में लिख लो। लेकिन छोटी संख्या बनाते समय अगर एक अंक 0 है तो उसको इधर से दूसरे नंबर पे लिखना है, और सबसे छोटा 0 को छोड़ दे तो 5 है। फिर बढ़ते क्रम में तो 5 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9, इस तरह लिख लेना है, फिर घटा लेना है। क्लियर? चलिए देखिए प्रश्न पढ़ते हैं। बहुत मजेदार प्रश्न है ये। प्रश्न केवल और केवल आप ऑप्शन देख के हल कर सकते हो, कोई रफ कार्य करने की जरूरत नहीं। ऐसा तरीका बताऊंगा। ठीक, देखो 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या, ये को लिखा है, ये का होगा, प्रिंट मिस्टेक है। अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। तो 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या क्या होता है? 5 अंकी छोटी से छोटी लिखना है तो 1 लिखो, 5 अंकी लिखना है तो 4 0 लिख दो बगल में। ये हो गया हमारा 10,000। और यही 5 अंकी छोटी से छोटी संख्या कहते हैं, सबसे छोटी संख्या भी कहते हैं, लघुत्तम संख्या भी कहा जाता है। ठीक,
तो ये मिल गया हमको 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या। इसी का अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है। अगर आप अभाज्य संख्या के बारे में जानते हो, पहचानते हो कि कौन अभाज्य संख्या है कौन नहीं है, तो ये प्रश्न केवल और केवल देखकर ही बता सकते हो कि सही ऑप्शन कौन सा है। देखो ध्यान से, ऑप्शन ए को देखो, लिखा है 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10। क्या ये 10 अभाज्य संख्या है? अगर आपने अभाज्य संख्या पढ़ा है तो तुरंत कह सकते हैं ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो जब ये अभाज्य संख्या नहीं है तो अभाज्य संख्या का गुणनफल कैसे होगा? गलत हुआ ना। इसको देखें, 5 5 5, ये अभाज्य संख्या है 5, लेकिन 4 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 के 2 से अधिक गुणनखंड है। 1 भी गुणनखंड होता है, 2 भी और 4 भी। तो जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य कहलाते हैं, और जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, जैसे 3 के 2 ही गुणनखंड, 3 से भाग जाता है, 1 से भाग जाता है और 3 से। 5 के 2 ही गुणनखंड, 1 और 5, यानी 1 और स्वयं कह सकते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर इस ऑप्शन में 5 5 5, ये तीनों तो अभाज्य है, लेकिन 4 भाज्य है। प्रश्न कह रहा है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, लिखा रहना चाहिए। तो ये भाज्य लिखा है, मतलब ये भी गलत हुआ। इस ऑप्शन में जाएं, सी में, तो देखो यहाँ 4 एक गुणनफल के रूप में लिखा है, 4 गुणनखंड के रूप में लिखा है। तो 4 क्या है? भाज्य संख्या है। और अभाज्य गुणनखंड पूछा है तो भाज्य नहीं लिख सकते, ये गलत है। अब ऑप्शन डी को देखो, यही उत्तर है, क्योंकि इसमें जितने भी गुणनखंड लिखे हैं सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। और यही चीज तो प्रश्न में पूछ रहा है, तो सीधा सीधा यही इसका उत्तर है। ठीक, देखो क्या किया हमने, केवल और केवल ये देखा कि अभाज्य गुणनखंड पूछा है, तो जिसमें अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में लिखा रहेगा वही उसका आंसर होगा जी। तो 3 ऑप्शन में तो भाज्य संख्या को डाल दिया ना, तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभाज्य संख्या के गुणनफल पूछा है। तो जिस ऑप्शन में भाज्य संख्या का गुणनखंड के रूप में उपयोग किया गया है वही उसका आंसर होगा। क्लियर? आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब ये प्रश्न। देखिए प्रश्न लिखा है, निम्न का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है। सरलीकरण करने का मतलब क्या होता है? जैसा भी इसमें चिन्ह दिया हुआ है उसके अनुसार हल करना कहलाता है सरलीकरण करना। ठीक, तो चलिए देखें क्या चिन्ह दिया है। देखो यहाँ पर भाग है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, और इसमें 2 मिश्र भिन्न दिए हैं, 1 विषम भिन्न दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मिश्र भिन्न है इसको विषम भिन्न में बदलेंगे। ठीक, तो चलिए विषम भिन्न में बदलना तो आप लोग जानते होंगे। ये हर का गुणा करते हैं सही से, तो 16 दूनी 32, और अंश को जोड़ते हैं तो हो गया 33। तो ये लिखाएगा 33/16 हो गया। अब ये भाग चिन्ह को गुणा में बदल देंगे, और गुणा में बदलने से बाद वाला जो भिन्न होता है वो व्युत्क्रम हो जाता है, यानी उल्टा। तो 9/5 का क्या हो जाएगा? 5/9 लिखेंगे। ये गुणा लिखा है उसको गुणा लिखेंगे। ये वाला मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे, तो 33 से कम 33, 33 1 34, 34 बटे हो गया 33। अब देखो जब भिन्नों के बीच में गुणा हो रहा हो ना, तो ऊपर नीचे का समान संख्या वो कट जाता है आपस में। ये 33 33 कट गया। 16 और 34 देखो दोनों सम संख्या है, 2 से कटा सकते हैं। 2 8 16, 2 1 कम 2 बचेगा 1, बन जाएगा 14, 2 7 14। ऊपर क्या बचा? 5 गुणित 17, यानी 17 पछे हो गया 85, और 8 गुणित 9 बचा, तो 8 9 72। अब देखो इतने में ही आप सही उत्तर तक पहुंच गए। कैसे? हर में आना चाहिए 72, तो चारों ऑप्शन को देखो, केवल ऑप्शन बी के हर में 72 है। क्लियर? तो यही इसका उत्तर है। अभी आगे भी और बताऊंगा। तो याद रखो, किसी भी विषम भिन्न के जो हर में है
उसको अगर मिश्र भिन्न बनाएंगे तो भी हर में वही संख्या आता है, यानी इसके हर में 72 है। इसको मैं अगर मिश्र भिन्न बनाऊं तो मिश्र भिन्न बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 85 को 72 से भाग करना पड़ेगा। तो 72 एक कम 72, क्या बचा 13। तो इसी को लिखते हैं, ये जो भागफल है उसको सही के रूप में, ये जो शेष फल है उसको अंश के रूप में लिखते हैं, और ये जो भाजक यूज किए हैं भाजक के रूप में लिखे हैं 72, उसको हर के रूप में। तो क्या मिला, एक सही 13/72, जो कि ऑप्शन बी में देखो दिया हुआ। तो ये वाला स्टेप करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा या किसी भी तरह के प्रवेश परीक्षा में कम से कम समय में प्रश्न हल करना रहता है। तो जब हमें यहीं से पता चल गया कि 85/72 को जब हम मिश्र भिन्न बनाएंगे तो हर में 72 आना निश्चित है। तो एक ही ऑप्शन में जब 72 लिखा है तो क्यों आगे हल करेंगे। ठीक है, तो बस इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि विषम भिन्न को जब हम मिश्र भिन्न बनाते हैं तब हर का मान नहीं बदलता। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी, यह एक सही 13/72। अगला प्रश्न देखिए। देखिए प्रश्न लिखा है 90 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या है। तो 90 से आप लिखना शुरू करोगे 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और इस तरह 100 तक। तो इस बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या आता है, वो है 97। तो यहाँ लिखा है 90 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या है, तो कौन सा है 97। तो कितने तो हुआ, एक ही है, बाकी तो सब भाज्य संख्या है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। क्लियर? चलो देखें अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न लिखा है निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। यानी पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त करना है। अगर दशमलव में आता हो तो उसको पूर्ण संख्या बदलना है। देखो 3464 को 100 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 34.64। क्यों? अगर हम कोई भी संख्या रहे इस तरह उसको 100 से भाग कर रहे हैं तो इसका मतलब है 100 में देखो 2 शून्य है, तो 0.2 स्थान इकाई तरफ से खिसक जाता है। तो कोई भी संख्या लिखते हैं, मान लो ये 3464 लिखा है, तो इसमें दशमलव इकाई के बगल में होता है और इसको 100 से भाग करना है तो ये 100 टुकड़ा हो जाएगा। 100 टुकड़ा हो जाएगा मैंने 0.2 स्थान खिसक जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया, इस तरह आता है। अब देखो गुणा लिखा है 10, धन लिखा है 216। ठीक, अब 10 से गुणा करने पर दशमलव की स्थान दाएं हाथ की ओर खिसक जाता है, तो ये हो जाएगा इस तरह 346.4 और धन 216। अब जोड़ना है जी, तो इसमें 216 जोड़ेंगे, क्या आएगा 0.4 इधर है, 6 दूनी 12 और 4 2 6, 3 2 5, 562.4। ये उत्तर हमको मिला। अब पूर्ण संख्या के रूप में निकटतम करना है। जब भी पूर्ण संख्या के रूप में निकटतम किया जाता है तो इकाई के स्थान तक निकटतम किया जाता है। तो इकाई तक निकटतम करना है तो इकाई के बाद देखो 10वें स्थान में क्या है 4, और निकटतम का नियम है जहां तक निकटतम करना हो उसके ठीक दाएं हाथ तरफ, ठीक है, उससे छोटे स्थान में अगर 5, 6, 7, 8, 9 यानी 5 से बड़ा अंक हो तब इकाई में 1 जोड़ दिया जाता है। चूंकि ये 5 से छोटा है इसलिए इसको 0 कर देंगे, इधर जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये 562 इसका उत्तर है। तो देखो ऑप्शन ये बी में ये दिया हुआ है, तो 562 इसका उत्तर होगा। क्या किए देखो 562.4 तो आया था। जब भी पूर्ण संख्या के रूप में निकटतम करने के लिए बोला जाता है तो इकाई तक यानी इकाई के स्थान तक निकटतम किया जाता है। और निकटन का नियम है निकटतम का कि जिस स्थान तक निकटतम करना है उसके बगल को 0 कर दिया जाता है। ठीक है, उससे जो छोटे स्थान है उसको 0 कर दिया जाता है। अगर ठीक बगल में यानी ठीक उससे छोटे स्थान में 5 से बड़ा अंक हो तो जिस स्थान तक निकटतम करना है उसमें 5 से बड़ा हो तो 1 जोड़ते हैं, अगर बड़ा ना हो तो
कुछ नहीं जोड़ते, जो संख्या लिखा है वही होगा। तो इस तरह 562 उत्तर है। देखें अगला प्रश्न, 8,08,000 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होगा। 8 लाख लिखा है और 8,000, तो देखो इसमें इकाई दहाई सैकड़ा 800 लिखा है, तब तो ये गलत है क्योंकि 800 इसमें लिखा ही नहीं है। यहाँ भी देखो 800 लिखा है, ये गलत हुआ। अब देखें इसको 8,000 तो लिखा है, लेकिन क्या इसमें 8 लाख लिखा है? चेक करें तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख। हाँ, तो लाख के स्थान पर 8 लिखा है, हजार के स्थान पर 8 लिखा है, तो 8,08,000 पढ़ेंगे। तो यही ऑप्शन सी बच्चों इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्यों गलत है? देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, यानी कि हजार के स्थान पर कितना लिखा है जी? देखो हजार के स्थान पर 8 और 10,000 के स्थान पर 8, यानी हजार के दोनों स्थान में 88 लिखा है, तो ये 88,000 पढ़ेंगे इसको। क्लियर बच्चों? चलो देखते हैं। 2 कोटि पूरक कोणों का योग होता है। देखो कोटि पूरक कोण होता क्या है? जब 2 कोणों का योगफल 90 अंश होता है तब हम उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो किसी एक कोण को कोटि पूरक कोण नहीं कहा जाता। मान लो ये 50 अंश है तो ये 40 अंश का रहेगा, क्योंकि दोनों कोण मिला के 90 होना चाहिए। तो 50 अंश का कोटि पूरक कोण 40 है और 40 अंश का कोटि पूरक कोण 50 अंश है, तो दोनों को मिला के 90 होना चाहिए। तो इस तरह 2 कोटि पूरक कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर? चलिए यहीं पर एक चीज और बता दूं, यहीं पर मान लो कोटि पूरक कोण की जगह में लिखा होता समपूरक कोण। क्या? समपूरक कोण। तो 2 समपूरक, तो समपूरक कोण किसे कहते हैं? तो देखो इस तरह यहाँ पर मान लो 180 अंश का कोण बन रहा है। अब ये 2 कोण मिला के बन रहा है, ये 120 है। अब इसमें कितना करेंगे? 60, तो दोनों मिला के 180 होना। तो 120 अंश का समपूरक कोण 60 अंश है, 60 अंश का समपूरक कोण 120 अंश है। तो दोनों समपूरक कोण है एक दूसरे के ना। तो इस तरह 2 समपूरक कोणों का मान क्या होता? 180 अंश। ठीक, तो कोटि पूरक कोण की जगह में समपूरक कोण लिख देते तो उसका मान 180 अंश होता। क्लियर बच्चों? चलो अगला प्रश्न देखें। चलो प्रश्न पढ़ें। निम्नांकित दंड आलेख एक विद्यार्थी को विभिन्न विषयों में 100 में से मिले अंकों को दर्शाता है। देखो यहाँ ये हिंदी में उसको 70 अंक मिला, गणित में उसको देखो तो ये 40 अंक मिला, विज्ञान में देखें तो 90 अंक मिला और अंग्रेजी में देखें तो पूरा 100 मिला। प्रश्न क्या पूछा? विद्यार्थी ने किस विषय में 100% अंक प्राप्त किए? ये 100% का मतलब क्या होता है उसको भी समझ लो। तो 100% माने जितने नंबर का पेपर था पूरा का पूरा नंबर मिलना। मान लो कोई परीक्षा दिलाया वो 50 नंबर का था, तो उसमें से 50 में से 50 पूरा मिल गया आपको, तब कहेंगे कि आपने 100% अंक प्राप्त किया। तो देखो यहाँ स्पष्ट लिखा है 100 में से अंक मिले, यानी 100 नंबर का पेपर था जी, और 100 नंबर किस में मिला? देखो अंग्रेजी में मिला, लिखा है ना 100 को सीधा में है, इसका मतलब अंग्रेजी में उसको 100% अंक मिले। तो ये ऑप्शन बी बच्चों इसका सही उत्तर है। क्लियर? चलो प्रश्न पढ़ते हैं। 0.0125 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। देखो सरलतम भिन्न में बदलना बहुत सरल है, इस तरह लिख लो जो भी प्रश्न दिया है दशमलव रूप में। अब बटे का चिन्ह लगा लो और दशमलव के सीधा में लिखो 1, ये दशमलव है, और इसके बगल में जितने भी अंक हैं उसके जगह में 0 लिख दो। तो देखो 4 अंक है, कौन कौन से? 0, 1, 2, 5, तो हमने उसके जगह में 4 0 लगा दिए। अब क्या करना है आपको? ये जो दशमलव है ऊपर का इसको मिटा सकते हैं। तो मिटाने के बाद देखो क्या संख्या बना, ऊपर बना 125। ये 0 का तो कोई मतलब नहीं होता ना, 125 लिखा है, नीचे क्या है? 10,000, नीचे क्या है? 10,000 लिखा है। बस अब इसको हमको सरल करना है, यानी भाग देना है। ठीक है, तो देखो 25 पंचे 125, 25 चौक 100, 25 शून्य शून्य, 25 शून्य शून्य। तो इस तरह आया 5/400, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो यही ऑप्शन इसका सही उत्तर है बच्चों। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, सरलतम भिन्न
ये नहीं लिखा है। सरलतम भिन्न उसे कहते हैं बच्चों जिसके अंश और हर का महत्तम समापवर्तक एक होता है। जैसे ये 4/5 ये सरलतम भिन्न है, लेकिन इसी को मैं मान लो 8/10 लिखा हूँ तो ये सरलतम भिन्न नहीं है। क्योंकि इसका तुम महत्तम समापवर्तक निकालोगे ना अंश और हर का, तो वो 2 आएगा। तो सरलतम भिन्न का स्पष्ट परिभाषा है, यदि अंश और हर की महत्तम समापवर्तक निकाला जाए तो 1 रहेगा, तभी वो सरलतम भिन्न कहलाता है। ठीक, तो यहाँ भी इसको और हल किया जा सकता था। 5 1 कम, 5 8 40, 5 0 0 यानी 1/80 सरलतम भिन्न होता इस प्रश्न का। लेकिन चूंकि 5/400 ही दिया है तो हम इसी को ठीक करेंगे। क्लियर? तो मैंने आप लोगों को ये बताना चाहा कि सरलतम भिन्न किसे कहते हैं। ठीक, तो सरलतम भिन्न समझ में आ गया होगा। चलो अगला प्रश्न, चलिए देखते हैं अब ये प्रश्न। 80/5/2 और छोटे कोष्टक में 24/8 गुणित 2 धन 20/5 गुणित छोटे कोष्टक में 4 गुणित 3। सिंपल सा है, करना क्या रहता है, कोष्टक पहले हल करना है जी। देखो इस कोष्टक में क्या है 80/5, तो 80 को भागित 5 करेंगे क्या मिलेगा 16। और ये कोष्टक हल हो गया, बगल भाग 2, फिर ये धन चिन्ह है। 24 को 8 से भाग करो क्या मिलेगा 3, फिर यहाँ देखो गुणा का चिन्ह है, उसके बाद 2 लिखा है, फिर धन का चिन्ह है। 20 को 5 से भाग करोगे तो 5 चौक 20 4 आएगा, फिर ये गुणा लिखा है, गुणा लिख देंगे। यहाँ लिखा है 4 गुणित 3, तो 4 गुणित 3 है 4 3 12। बस इसको हल करना है। तो भाग का चिन्ह है धन गुणा और धन गुणा, तो भाग पहले होता है, क्या होगा 16 को 2 से भाग करोगे तो मिलेगा 8। ये हल हो गया। अब यहाँ देखो धन है, अब गुणा करेंगे, भाग तो कर लिया, 3 दूनी 6, फिर ये धन का चिन्ह है। ठीक, अब उसके बाद लिखा है देखो 4 गुणित 12 यानी 12 चौक 48। अब बस देखो क्या है जी, यहाँ जोड़ना है तो जोड़ेंगे भाई। तो ये कितना हो गया 8 6 14, 14 को 48 में जोड़ना है, देखो कितना आ रहा है 62। यही इसका उत्तर है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। सिंपल था, पहले छोटा कोष्टक हल किए, छोटा कोष्टक हल करने के बाद बोडमास के नियम से पहले भाग किए, गुणा किया, अंत में जोड़े, उत्तर आ गया। क्लियर? अगला प्रश्न देखें, 4000 का भाज्य गुणनखंड है। इसी तरह का प्रश्न इसमें एक और पूछा गया था। पहले क्या देखेंगे हम कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें भाज्य संख्या को लिख दिया गया है। क्यों? जिस ऑप्शन में भाज्य संख्या लिखा होगा वो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाज्य संख्या लिखा होगा तो अभाज्य गुणनखंड उसको हम नहीं कह सकते ना। तो देखो यहाँ ये 10 भाज्य संख्या है, तो यहाँ तो अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए बोला है 4000 का, तो भाज्य गुणनखंड लिखोगे तो गलत तो होगा ही। इसमें देखो 125 भी भाज्य है, तो यह ऑप्शन भी गलत हुआ। और ऑप्शन डी को देखो, ये एक संख्या 4 लिख दिया है, 4 तो भाज्य संख्या है, तो ऑप्शन डी भी गलत। ऑप्शन सी को देखो, सभी जो संख्या है जिसको गुणनखंड के रूप में लिखा गया है अभाज्य संख्या है। तो यही बच्चों इस प्रश्न का आंसर है, जिसको केवल आप देख के ही बता सकते हो आसानी से कि कौन सा ऑप्शन 4000 का अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। ठीक, तो ये केवल आप लोगों को समझ की जांच करने के लिए ये प्रश्न बनाया गया है कि आप लोग भाज्य और अभाज्य संख्या को पहचानते हो कि नहीं। ठीक, चलो देखें 58 नंबर का प्रश्न, निम्न का घटता क्रम। घटता क्रम यानी शुरू में बड़ा, उसके बाद छोटा छोटा छोटा। तो याद रखो, अंश अगर समान है तो हर का संख्या छोटा है, मतलब वही बड़ा भिन्न है, और जिसके हर में बड़ा संख्या है वही छोटा भिन्न है। तो शुरू में 3 और फिर 5 6 8। देखो जो हर का संख्या है बढ़ते क्रम में होना चाहिए। कब? जब अंश का संख्या 1 बराबर है, तो यही घटते क्रम है। क्या क्रम है? घटते क्रम। देखने से हर का संख्या बढ़ते क्रम में है, देखो 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 8। लेकिन अंश समान हो तो ये उल्टा लिखा रहता है, यानी कि हर बढ़ते क्रम में हो तो वही वास्तव में घटते क्रम में है। उदाहरण के लिए थोड़ा सोचो, ये देखो यहाँ मान लो 2 ब्रेड है, अब इसको मैं 1/2 बनाऊं इसको, तो क्या करूँगा 2 बराबर भाग में बांटूंगा,
इस तरह। और इसको मान लो 1/3 बनाओ, तो क्या करूँगा इस तरह 3 बराबर भाग में बांटूंगा। अब देखो छायांकित भाग को किस में बड़ा है, 1/2 में बड़ा है ना, इसमें तो बड़ा है। और 1/3 1/2 से छोटा है, लेकिन दोनों में तो अंश एक ही लिखा है ना, अंश बराबर है। तो अंश बराबर रहता है तो देखो जिसका हर छोटा हो वो भिन्न यानी उस भिन्न का मान बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी एक बराबर वस्तु को हम जितना ज्यादा टुकड़ा करेंगे उतना उस टुकड़े का जो साइज है छोटा होता जाता है, और जितना कम टुकड़ा करेंगे उसका साइज बड़ा होता है। इसी सिद्धांत को समझते हुए इस प्रश्न को बनाया जाता है। क्लियर बच्चों? चलो देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखो लिखा है 0.2 गुणित 0.02 गुणित 0.002 गुणित 2। दशमलव वाला प्रश्न हल करने के लिए बिना दशमलव को ध्यान में रखे पहले संख्याओं का गुणा किया जाता है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया, 16 लिख लिए। अब देखो दशमलव बाद कितना अंक है, पहला में 1, इसमें 2, इसमें 3, तो कुल मिला के 6 अंक होना चाहिए दशमलव के दाएं हाथ तरफ। तो दशमलव का दाएं हाथ तरफ 6 अंक होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन को किस में है, 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन डी में देखो दशमलव बाद 6 अंक है और अंतिम में 16 लिखा है। तो इस तरह इसका उत्तर होना था ये, यही इसमें लिखा हुआ है। इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, जो कि गलत है। भाई दशमलव वाली संख्याओं का गुणा का नियम क्या है, दशमलव बाद कुल कितने अंक है उतने ही अंक गुणनफल में होना चाहिए। ठीक, इसमें तो 4 है, तो यही बच्चों इसका सही उत्तर है। कौन सा, ऑप्शन डी। चलो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो लिखा है नीचे 8 छोटे वर्ग दिए गए हैं, उन सभी वर्गों की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इन 8 वर्गों को मिलाकर एक आयत बनाया जाता है, तो इस आयत का परिमाप तथा क्षेत्रफल क्रमशः है। हर एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो ऐसे लिख सकते हैं इस तरह। अब एक वर्ग कितना, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा सोचो। तो एक भुजा 5 है, तो भुजा गुणित भुजा होता है क्षेत्रफल, तो 5 पंचे 25, तो सभी 25 25 होगा, क्योंकि सभी की भुजा की माप कितना है 25 25। तो इस तरह 25 क्षेत्रफल वाला कुल 8 भुजा है, तो कितना होगा 25 अट्ठे 200। और क्षेत्रफल में वर्ग लिखा जाता है, किससे मापे हैं, सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर उत्तर होगा। तो इसमें तो 3 ऑप्शन में 200 वर्ग सेंटीमीटर है। अब परिमाप जाने, तो देखो इस तरह यहाँ से 5 ये 5 ये 5, तो कुल मिला के कितना हो गया जी 20 सेंटीमीटर लंबाई, और इधर 5 इधर 5, तो कुल मिला के 10 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो परिमाप क्या कहता है, चारों भुजा का माप कर दो जी। तो ये 20 ये 20 हो गया, ये 20 और ये 20, ये वाला 20 ये वाला 20, 40 हो गया। ये 10 फिर और 20 हो गया, तो 60 हुआ ना। तो 60 सेंटीमीटर परिमाप, जो कि ऑप्शन सी में देखो दिया है 200 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल। तो यही बच्चों इसका आंसर है। क्लियर? तो इस तरह से इस वीडियो में हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किस तरह हल किया जाता है ये जाना। तो आप लोगों को यह बेहतरीन वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए, क्योंकि इतना अच्छा और इतना बढ़िया वीडियो आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक, और इससे आप लोगों को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को तो फायदा होगा ही साथ जितने भी तरह के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप सभी को फायदा होगा। बस इसको अच्छे से देखिए, नोट करने लायक चीज़ को नोट जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।